हेलो जी, नमस्कार। आप सभी बच्चों का एक्सप्लोर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्चुअली में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाने से पहले हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ऑलरेडी लेक्चर ले चुके हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों अपलोडेड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी बच्चे इस टाइम में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं वो बच्चे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को जरूर कंप्लीट कर लें। इसके बाद वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आएँ, या जो बच्चे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं वो बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लेक्चर नंबर 6 के वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो आज की क्लास मेनली रूप से स्टार्ट होने जा रही है कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया कैसे होती है, जिसे हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंप्लीट ऑर्गन के बारे में। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत में होते हैं ओवरी, और ओवरी पेयर्स में होते हैं, एलमोंड शेप होते हैं, ऑलरेडी लेक्चर ले लिए हैं। ओविडक्ट जो कि फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम इन सभी ऑर्गन के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में ओवरी में कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है, जो कि आप जरूर एक बार देख लेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत में इतने कंप्लीट ऑर्गन होते हैं, जिसके अंतर्गत में ओवरी आते हैं, ओविडक्ट आते हैं जिसे फॉलिपियन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं, सेल्पिंग डक्ट के भी नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ यूट्रिन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। यूट्रस आते हैं जिसे हेस्ट्रा या वोम के भी नाम से जानते हैं, एंड सर्विक्स आते हैं, एंड वेजाइना आते हैं। तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरऑल डायग्राम थे, जिस डायग्राम के बारे में हमने आपको बताया। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारे चैनल को तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोडेड किए जाएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलेंगे। आपको लेक्चर अगर पसंद आ रही है तो आप लेक्चर को शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। अगर आप बेहतरीन नोट्स लेना चाहते हैं हमारे साथ में, नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं तो आपके सेल फोन के अंतर्गत में टेलीग्राम एप्लीकेशन का होना जरूरी है। अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहां पे हम कंप्लीट आपके साथ में पीडीएफ नोट्स क्लास के बाद शेयर कर देंगे। अब आपको दिखाया जा रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत में किस प्रकार से ओवरी जो है वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर रही है, और वो सेकेंडरी oocyte के लाइफ स्पेन 24 आवर्स होती है। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो ये सेकेंडरी oocyte जाइगोट का रूप ले लेता है स्पर्म के साथ जुट के, और अगर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं संपन्न नहीं होती है तो यूट्रस के अंदर में जो भी लाइनिंग होते हैं एंडोमेट्रियम के, वो किस प्रकार से सेड आउट हो रहे हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल एनिमेशन है, ब्यूटीफुल डायग्राम है, जो कि आपके लिए हम लगाए हुए हैं, जिसमें कि आपको कंप्लीट ओव्यूलेशन दिखाया जा रहा है, और साथ ही साथ में यूट्रस के अंदर के चेंजेस दिखाए जा रहे हैं, जो कि मेंसेस ब्लड के तौर पे बाहर आ रहे हैं। ओके, चलिए अब ये आपके प्यारे से एक बेहतरीन से डायग्राम है, और ये डायग्राम कंप्लीटली एनसीईआरटी से लिया गया है। इस डायग्राम के प्रत्येक लेबलिंग को आपको दिमाग में नोट रखना है कि उसमें एफएसएच क्या होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होता है, हम एक एक करके बताएंगे आपको। ल्यूटिजिंग हार्मोन्स क्या होते हैं, ओवरी में कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ यूट्रस के अंदर में कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं, डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या होती है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, तमाम फॉलिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होते हैं, येलो बॉडी क्या होती है, ये भी बताएंगे हम आपको। रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस बना देते हैं, वो क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ओवरी के साथ साथ यूट्रस के अंदर में भी बदलाव दिखाया गया है कि यूट्रस के अंदर में जब एक फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर में होती है, तो यूट्रस के अंदर में क्या क्या खास बदलाव होते हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ सेशन में कंप्लीट। ऐसे ऐसे बात हम आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बताएंगे जो इससे पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा, आपके दिमाग के लेयर खोल देंगे। कंप्लीटली आपको वीडियो समझ में आएगी, कंप्लीटली लेक्चर समझ में आएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप्स के सोशल मीडिया अकाउंट हैं सभी के अंदर में आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं। चलिए
सबसे पहले हम आपको समझाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल के भी नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल इज द नेचुरल साइकिल। हर फीमेल के अंदर में एक नेचुरल साइकिल होती है जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से जानते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द नेचुरल साइकिल। ये एक प्राकृतिक चक्र है and it is the complex cycle the controlled by the female hormones that the causes the regular bleeding। याद रखना है, ये जो साइकिल की प्रोसेस हो रही है ये कंप्लीटली बेस्ड है हार्मोन्स पे, और उनमें कौन कौन से हार्मोन्स साथ होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इंटीग्रेट करते हैं, वो तमाम हार्मोन्स के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको बेसिक बात बताते हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। The length of the menstrual cycle varies from this woman to woman। हर फीमेल के अंदर में नेचुरल साइकिल यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग डेटों में होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ही डेट में होंगे। जरूरी नहीं है कि हर फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज के ही होंगे। जरूरी नहीं है कि हर फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज के ही होंगे। ये कभी भी जरूरी नहीं होता है। तो हर फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरीज करता है, बट द एवरेज ऑफ द हैव द पीरियड एवरेज 28 डेज। लेकिन हम इन्हें 28 डेज लेकर के चलेंगे। 28 दिन के साइकिल को हम लोग लेके चलेंगे। नेचुरल साइकिल है, एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए 28 डेज को हम उठाएं। आई कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिपेयर योर बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। याद रखना है आपको कि अगर किसी फीमेल के अंदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, इसका मतलब है कि अगर वो चाह रही है प्रेग्नेंट होने के लिए या अगर वो चाह रही है प्रेग्नेंट नहीं होने के लिए, ये दोनों चीज के साइन एंड सिंबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर वो मेंसेस स्टॉप होती है, अगर मेंसेस स्टॉप हो गई तो प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगा। अगर मेंसेस कंटिन्यू है तो प्रेगनेंसी किसी भी तरीके से इम्प्लांट नहीं हो सकती है, किसी भी तरीके से रुक नहीं सकता है। ये दोनों बात निर्भर करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। इफ यू आर नॉट प्रेग्नेंट दैट हार्मोन्स सेंड ए सिग्नल्स टू योर यूट्रस द सेड आउट इट्स द लाइन। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत में दो जगह पे बदलाव देखने को मिलता है। पहला बदलाव ओवरी के अंदर देखने को मिलता है और दूसरा बदलाव यूट्रस के अंदर देखने को मिलता है। ओवरी के अंदर में अलग अलग प्रकार के फेजेज होते हैं। फॉलिकुलर फेज होते हैं, ओव्यूलेटरी फेजेज होते हैं और ल्यूटियल फेजेज होते हैं। इसी प्रकार से यूट्रस के अंदर में भी अलग अलग प्रकार के फेजेज होते हैं। तो अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है तो यानी उसके यूट्रस के अंदर जो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग है और इंडोमेट्रियम के लाइनिंग के अंदर जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का लाइनिंग है वो हर मंथ सेड आउट हो रहा है, हर मंथ वो बाहर हो रहा है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंसेस फ्लो के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में वो कंप्लीट ब्लड नहीं है, उसके अंदर में बहुत सारे म्यूकस होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं और कुछ ब्लड होते हैं। याद रखना, लगभग 40 to 150 ml ब्लड जो होते हैं वो वन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में बाहर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप इस डायग्राम के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक फीमेल के यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियम के जो लाइनिंग होते हैं वो किस प्रकार से सेड आउट हो रहे हैं। मेनार्क क्या होती है? बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बीइंग एट द प्यूबर्टी एंड कॉल्ड द मेनार्क। याद रखना है, प्यूबर्टी समझते हैं ना आप, 9 साल से लेकर के 12 साल तक की जो फीमेल होती है उसके अंदर में प्यूबर्टी एज आ जाता है। और अगर एक फीमेल प्यूबर्टी एज में आ गई है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर में फर्स्ट ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो गई हैं। बट बॉयज के केस में क्या होता है ना, ये थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा लेट से आता है। फीमेल में क्या होती है, पहले आती है प्यूबर्टी एज। याद रखिएगा इस चीज को भी। चलिए, The average age of the first period 13 to 16, but it can start early at the 9 and late of the 12। देखिए, अब तो ऐसा हो गया है कि 13 से 16 साल के अंदर में प्यूबर्टी एज देखने को मिलती है, लेकिन अभी से अगर आप कुछ दिन पहले जाएंगे तो आपको लगभग 9 साल से 12 साल के बच्चों में प्यूबर्टी एज दिख जाती थी और उसमें मेनार्क का कंडीशन आ जाता था, यानी बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रियाएं उसमें दिख जाती थी। अलग अलग प्रकार के प्यूबर्टी केस में चेंजेज भी होते हैं। प्यूबिक हेयर का ग्रो होता है, वॉइस में चेंजेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है फीमेल के केस में, मेल के केस में बियर्ड आ जाते हैं, मॉस्ट्रियो आ जाते हैं, वॉइस पिच में एम्पलीफिकेशन होने लगता है। तो अलग अलग प्रकार के बदलाव दिखते हैं हमें प्यूबर्टी के एज पे। तो मेनार्क में आप याद रख लीजिएगा, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल या स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द मेनार्क। सिंपल सी टर्म है, आपको याद रख लेना चाहिए। चलिए, मोनोपोज क्या होती है? अब मोनोपोज
तो जानने से पहले हम आपको एक छोटा सा बात बताते हैं। एक फीमेल जो होती है उसमें एक सर्टेन टाइम होता है और उसी सर्टेन टाइम तक वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर वो सर्टेन टाइम को वो फीमेल क्रॉस करती है तो सी इज नॉट प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। नेचर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक फीमेल को बहुत सारे तरीके से प्रिपेयर्ड होना पड़ता है और एक सर्टेन एज के बाद उसका बॉडी जो है उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाता है, जिस कारण से उसके बॉडी में मोनोपोज जैसी कंडीशन हो जाती है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। तो मोनोपोज इज द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल के केस में रुक जाती है तो उस केस को हम लोग मोनोपोज बोलते हैं। एंड मोनोपोज यूजुअली हैपेंस अराउंड द 45 टू 55 ईयर्स ऑफ द एज, और ये प्रक्रियाएं लगभग 45 साल से लेकर के 55 साल तक के एज में देखने को मिल जाती है। एंड ब्लीडिंग यूजुअली लिस्ट अराउंड द 3 टू 7 डेज। ये भी याद रखना है आपको कि मोनोपोज के कंडीशन से कुछ दिन पहले क्या होता है कि जो ब्लीडिंग फेज होती है वो 3 टू 7 डेज की होती है। एक्चुअली में जो ब्लीडिंग फेज होती है वो 3 डेज, 5 डेज और 7 डेज के आसपास में देखने को मिलती है। कुछ फीमेल के अंदर में 3 डेज, कुछ फीमेल के अंदर में 5 डेज और कुछ फीमेल के अंदर में 7 डेज हमें देखने को मिल जाती है। और फर्स्ट टाइम ऑफ द मेनार्क, जब मेनार्क की कंडीशन स्टार्ट होती है तो उस वक्त भी जो ब्लीडिंग टाइमिंग होती है उसमें वेरिएबल देखने को मिलता है 3-5 टू 7 डेज का। एंड सम पीपुल हैव द मेंस्ट्रुअल पीरियड फॉर द 3 डेज, इट्स द ओके। अगर नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें तो किसी फीमेल में अगर 3 रोज के मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहे हैं तो इसको हम लोग नॉर्मल केस मान लेते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होता है। तो ये होती है मोनोपोज। एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द मोनोपोज। और मोनोपोज की कंडीशन कब आती है? लगभग 45 से लेकर के 55 ईयर्स तक के बीच में, ठीक है, याद रखना है आपको। अब अगर मोनोपोज की कंडीशन एक फीमेल में आती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? उनके अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स भी तो हो सकते हैं। तो उसमें इमोशनल चेंजेज हो सकते हैं, मूड स्विंग्स कर सकते हैं, ठीक है ना, फीलिंग ट्राइड हो सकती है, वेजाइनल ड्राइनेस हो सकते हैं, सोर ब्रेस्ट हो सकते हैं, ब्रेस्ट के केस में दर्द भी हो सकता है, याद रखिएगा, हेडेक हो सकते हैं, फैटिग्यू हो सकती है, जॉइंट एंड मसल्स पेन हो सकते हैं, मसल्स के अंदर में क्रैम्पिंग हो सकता है, दर्द बना रह जाएगा, एंड चेंज इन द इंटरकॉर्सेस। तो इतने सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं एक फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इसे हैशटैग लगा करके शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं वो बच्चे इस वीडियो से कुछ ज्ञान को ले पाएंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख पाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ साइकिल, अब बात करते हैं हम लोग कि साइकिल के ड्यूरेशन क्या होते हैं। तो द एवरेज लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज। लगभग एक फीमेल में 28 रोज के मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलते हैं। हाउएवर द साइकिल कैन चेंज द लेंथ फ्रॉम द 21 डेज टू अबाउट द 35 डेज एट स्टिल विद द नॉर्मल। याद रखने योग्य क्या बात है कि एक फीमेल के केस में 28 रोज के मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी फीमेल है जिसमें कि 90 डेज के अंदर में 2 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है तो भी हम उसको नॉर्मल मान लेंगे। अगर 21 रोज में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है तो भी हम उसको नॉर्मल मान लेंगे। एंड एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल लीज द 28 डेज, लगभग 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम नॉर्मल कंडीशन मान के चलते हैं, याद रखिएगा। अब फेज ऑफ साइकिल की बात करते हैं। फेज ऑफ साइकिल के अंतर्गत में अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से ईस्ट फॉलिकुलर फेज क्या होती है, ओव्यूलेशन कब होता है, ल्यूटियल फेज क्या होती है, ईस्ट्रोजन का लेवल कब वेरी करता है, कब अप जाएगा, कब डाउन जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या बदलाव दिख सकती है, ये तमाम टॉपिक पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनली 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द ओवेरियन चेंजेस, ओवरी के अंदर में चेंजेज आते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द यूट्रिन चेंजेज। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी किसी फीमेल के अंदर में नेचुरल साइकिल यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी घटनाएं घटेगी तो उसके ओवरी के अंदर में और उसके यूट्रस के अंदर में दोनों जगह आपको बदलाव देखने को मिल जाएंगे। अब यूट्रस के अंदर में कौन कौन से केस हो सकते हैं, ओवरीज के अंदर में कौन कौन से केस हो सकते हैं, इसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरी। वेल लेवल डायग्राम है आपके सामने में रिप्रेजेंटेड किया हुआ है। आपको ओवरी के मेडुला वाले रीजन, कॉर्टेक्स वाले रीजन दोनों दिख रहे हैं। कंप्लीट ओवरी के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो जो है ना आपको YouTube चैनल पे दिख जाएगा। हमारे YouTube चैनल पे यानी कि एक्सप्लोर बायोलॉजी पे जैसे ही आप लेक्चर 1 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मारोगे
तो आपको ओवरी के लेक्चर दिख जाएंगे और ओवरी के लेक्चर को आप कंप्लीट देखोगे तो कंप्लीट हम उसमें बताए हैं कि ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में क्या घटनाएं घटती है और ओवरी के मेडुला रीजन में क्या घटना घटती है। याद रखने योग्य क्या बात है कि ये ओवरी के कॉर्टेक्स वाले रीजन हो गए और ये ओवरी के मेडुला वाले रीजन हो गए। तो आपको याद रखना है कि जो कॉर्टेक्स का रीजन होता है, इस कॉर्टेक्स के रीजन के अंतर्गत में फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रक्रियाएं होती है और जो मेडुला वाले रीजन होते हैं, इस मेडुला वाले रीजन में ब्लड वेसिकल्स होते हैं, ठीक है ना, जो ओवरी को टाइम टू टाइम ब्लड देने का काम करता है, ठीक है, जिसे हम लोग ओवेरियन आर्टरीज बोलते हैं। कॉर्टेक्स के रीजन में फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रक्रियाएं हो रही है और ये फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रक्रियाएं जो होती है, इसमें अलग अलग प्रकार के फॉलिकल्स जो है ना टाइम टू टाइम ग्रो करते रहते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स को भी मैच्योर्ड फॉलिकल्स बोलते हैं, जो सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है LH के रिस्पेक्ट में। चलिए बात करते हैं पहले ओवेरियन चेंजेज में कौन कौन से हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ओवरी के अंदर में हमें देखने को मिलती है फॉलिकुलर फेज, फिर मिलती है ओव्यूलेटरी फेज और फिर मिलती है ल्यूटियल फेज। अब ये फॉलिकुलर फेज क्या होती है, ओव्यूलेटरी फेज क्या होती है और ल्यूटियल फेज क्या होती है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आप लाइक कर दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स डाल दीजिए। कंटिन्यू हम आपके साथ में जुड़े हुए रहते हैं क्लास 12 और क्लास 11 के वीडियो को लेकर के। जो भी बच्चे क्लास 12 या क्लास 11 में बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे कंप्लीट इस चैनल पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर में दिया हुआ है, आप वहां से उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे साथ कंटिन्यू हो जाएंगे। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ यूट्रिन चेंजेस, यूट्रिन चेंजेस के अंदर में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है ना वो प्रिपेयर्ड थे प्रेगनेंसी के लिए, बट इम्प्लांटेशन की प्रक्रियाएं नहीं हो पाई, जिस कारण से यूट्रस के लाइनिंग जो है ना वो सिडे आउट हो गए वेजाइना के थ्रू। याद रखना है। अच्छा, क्या आपको पता है कि शरीर के अंदर में कहीं भी कट लग जाए तो ब्लड क्लॉट कर जाता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होती है वो ब्लड क्लॉट नहीं करता है। इसके पीछे का रीजन क्या है ये भी बात बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक, आपको ये बात इंटरेस्टेड लगेगी। यूट्रस के अंदर में मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज होते हैं और सेक्रेटरी फेज होते हैं। साइमल्टेनियसली ये दोनों प्रोसेस दोनों जगह पे कंटिन्यू चल रही होती है। ओवरी के अंदर में भी घटना घट रही है और यूट्रस के अंदर में भी घटना घट रही है, क्योंकि यूट्रस को पता नहीं है कि इस मंथ में इम्प्लांटेशन होना है या नहीं होना है, तो वो पहले से प्रिपेयर्ड है। और ओवरी जो है उसको ये पता नहीं है कि सेकेंडरी oocyte क्या इस बार स्पर्म से टकरा जाएगा या नहीं टकराएगा, तो वो हर मंथ इस प्रक्रियाएं को कर रही है। अच्छा, इस बात को भी याद रखिएगा कि जो ओवरी होती है उस ओवरी में जो सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है, जरूरी नहीं है कि हर मंथ एक ही ओवरी एक ही सेकेंडरी oocyte को हमेशा रिलीज करता रहे। कभी लेफ्ट ओवरी भी कर सकती है, कभी राइट ओवरी भी कर सकती है, और कभी ये भी हो सकता है कि एक ही ओवरी कुछ मंथ तक सेकेंडरी oocyte को कंटिन्यू रिलीज कर रही है। याद रखना है इस चीज को भी। चलिए, अब आपको यहां पे हम ओवरी के अंदर में फॉलिकुलर फेज दिखा रहे हैं, जिस फॉलिकुलर फेज के अंदर में हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर वो प्राइमरी फॉलिकल्स समय के साथ ग्रो किए, फिर वो बने डंपिंग फॉलिकल्स, फिर बने मैच्योर फॉलिकल्स। मैच्योर फॉलिकल्स को ही हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं और ग्राफियन फॉलिकल्स से ही सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये मैच्योर फॉलिकल्स रैप्चर्ड हुए, सेकेंडरी oocyte रिलीज कर गए, यानी कि ओवम जो है ना ये रिलीज कर गए, और इसी प्रक्रियाएं को ओव्यूलेशन बोलते हैं। डिस्कस करेंगे ओव्यूलेशन, बने रहिए आप हमारे साथ में। ये अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। तो जो बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल्स के जो सेल होते हैं वो मेनली कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स को ब्लड के अंदर में सेक्रेट करता रहता है, ताकि प्रेगनेंसी कंप्लीट मेंटेन हो सके। और मान लेते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कॉर्पस ल्यूटियम तो बने बट फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बना के करेंगे क्या? कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी तो मेंटेन होना नहीं है। तो प्रोजेस्टेरोन अब बनाएंगे नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में? कॉर्पस एल्बिकेंस में। और कॉर्पस एल्बिकेंस को व्हाइट बॉडी के नाम से भी जानते हैं, एंड कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी के भी नाम से जानते हैं। इस बात को भी अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं। अब एक वेल लेवल डायग्राम,
ओवरी के टीएस सेक्शन को काटा गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन को काटा गया है और आपको उसमें मेनी फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे आपको फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली में फाइनल फॉलिकल्स बनते हैं, जिस फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। कंप्लीट। चलिए अब फॉलिकुलर फेज की बात करते हैं। अब सुनिए, अब हम आपको एक डायग्राम बना करके दिखाना चाहेंगे कि एक फीमेल में मान लेते हैं कि 1 से लेकर के 28 रोज के मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहे हैं। मीड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होना है? ओव्यूलेशन होना है। 14 डेज पे क्या होना है? ओव्यूलेशन होना है। ओके, अगर किसी फीमेल में 28 रोज के मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं तो 40 डेज पे ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं होगी। लेकिन अगर किसी फीमेल में 40 रोज के मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं, 35 रोज के मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं, तो उसमें ओव्यूलेशन 40 डेज पे नहीं होगी। ओके, याद रखिएगा, आगे के स्लाइड पे हम और भी क्लियर करेंगे कि अगर किसी फीमेल में 40 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके ओव्यूलेटरी डेट क्या होंगे। ओके, तो 1 से लेकर के 40 डेज तक जो होती है ना, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। और 40 डेज में तो ओव्यूलेशन होना है तो इसे हम लोग ओव्यूलेटरी फेज बोल देते हैं, ओव्यूलेटरी फेज बोल देते हैं। और 14 दिन से लेकर के 28 रोज तक के फेज को बोलते हैं ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। याद रखिएगा, तो कंप्लीट एक ओवरी में 3 घटनाएं घटती है, एक तो फॉलिकुलर फेज, एक तो ओव्यूलेटरी फेज और एक तो ल्यूटियल फेज। तो पहली दफा में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉलिकुलर फेज। चलिए, द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज। It occurred day 1 to day 40 of the menstrual cycle based on the average duration of 28 days। अगर किसी फीमेल में 28 रोज के मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए हैं तो डे 1 से लेकर के डे 40 तक, पहले दिन से लेकर के 14वें दिन तक फॉलिकल्स जो होंगे वो ग्रो करेंगे। तो डे फर्स्ट डे पे क्या होगा कि जो फॉलिकल्स होंगे वो कुछ फॉलिकल्स यहां पे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और कुछ फॉलिकल्स जो होंगे उसकी संख्या होगी 5 से 20 के बीच में। लगभग 20 फॉलिकल्स जो होंगे वो पहले दिन में ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और ग्रो करने के बाद ये 7वें दिन में एक डोमिनेंट फॉलिकल्स का निर्माण करेंगे। तो डे 7 पे क्या होगी, डोमिनेंट फॉलिकल्स बन जाएंगे और 14वें दिन से एक दिन पहले ये कंप्लीट बना देगा एक मैच्योर फॉलिकल्स और इसी मैच्योर फॉलिकल्स को बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स। ये समझना जरूरी है, इस बात को आप समझ के चलिए। फॉलिकुलर फेज में क्या क्या बता दिए, पहले दिन से लेकर के 14वें दिन तक के बीच के ड्यूरेशन को क्या बोल रहे हैं? फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं। डे 1 में सम फॉलिकल्स ग्रो इन दिस ओवरी, कुछ फॉलिकल्स जो है ना वो ओवरी के अंदर ग्रो करना स्टार्ट किए। कुछ फॉलिकल्स की संख्या कितनी होगी? 5 से लेकर के 20 के तक। अब सम फॉलिकल्स ग्रो इन द ओवरी, तो उन्हीं में से एक फॉलिकल्स जो है ना वो डोमिनेंट फॉलिकल्स बन रहा है और बचे हुए जो भी फॉलिकल्स थे वो फॉलिकुलर एट्रेसिया के कारण डिजेनरेट करके खत्म हो गए। अब जो डोमिनेंट फॉलिकल्स है वो डोमिनेंट फॉलिकल्स लगभग 7 दिन में एक मैच्योर फॉलिकल्स का निर्माण करेगा, जिस फॉलिकल्स को बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स। और इसी ग्राफियन फॉलिकल्स पे तो 14 डेज में क्या होना है? ओव्यूलेशन होना है, क्योंकि इसी ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर में क्या है? सेकेंडरी oocyte है और यही सेकेंडरी oocyte 14वां दिन ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होगा? बाहर होगा। तो मेनी फॉलिकल्स 5 to 20 स्मॉल सेक फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलपिंग इन द ओवरी, लेफ्ट और राइट दोनों में हो सकते हैं। ये प्रक्रियाएं दोनों ओवरी के अंदर में देखने को मिल सकती है, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, ट्विंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो दोनों ओवरी जो है ना, उस दोनों ओवरी के अंदर में जो रिसेप्टर्स है ना वो क्या किए, FSH जो है ना उसको पिक आउट कर लिए और दोनों ओवरी से 2 सेकेंडरी oocyte रिलीज कर गए। तो अगर स्पर्म दोनों सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर देता है तो ट्विंस का कॉन्सेप्ट यहां पे बन जाएगा। ऑलरेडी हम आपके साथ में कंप्लीट लेक्चर लेंगे एक ट्विंस पे, फिलहाल आप देखिए फॉलिकुलोजेनेसिस। In response to many follicles stimulating hormones, FSH to adenohypophysis। adenohypophysis को बोलते हैं anterior pituitary gland, anterior pituitary glands। चलो अब जो है ना हम तुमको इसका एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं हॉर्मोन्स का। होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस होते हैं, जो हाइपोथैलेमस होते हैं, ये हाइपोथैलेमस एक हॉर्मोन्स बनाता है जिन हॉर्मोन्स का नाम है GnRH। कंप्लीट हो गया। अब GnRH हॉर्मोन्स जो होते हैं ना ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसके रिस्पेक्ट में 2 हॉर्मोन्स बनाते हैं।
एक हार्मोन्स का नाम है LH और एक हार्मोन्स का नाम है FSH। LH refers to luteinizing हार्मोन्स और FSH refers to follicle stimulating हार्मोन्स। LH जो होंगे और FSH जो होंगे ये फीमेल गोनाड्स पे एक्ट करेंगे, और आपको पता है कि जो फीमेल गोनाड्स होते हैं उसे हम लोग ओवरी बोलते हैं। और ओवरी में कहां वो एक्ट करेंगे, तो ओवरी के अंदर जो कॉर्टेक्स का रीजन है जहां पे फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रक्रियाएं हो रही है उस जगह पे ये एक्ट करेंगे। ओके, एंड सम ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल्स इन द ओवरीज बीइंग टू सेक्रेट द ईस्ट्रोजन एंड द इनहिबिन। याद रखना है आपको, कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं जो ईस्ट्रोजन और इनहिबिन को सेक्रेट करते हैं। ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन द सेक्रेट डिक्रीज द सेक्रेशन ऑफ FSH। अब मान लीजिए कि अगर फॉलिकल्स ग्रो करके ग्राफियन फॉलिकल्स बन चुके हैं तो एक नेगेटिव फीडबैक भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो FSH के जो प्रोडक्शन है ना उसको लेस कर सके, अब ज्यादा फॉलिकल्स का ग्रो ना हो सके क्योंकि एक फाइनल फॉलिकल्स बन चुके हैं। एंड द डोमिनेंट सेकेंडरी फॉलिकल्स बिकम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स विच द कंटिन्यू टू इनलार्ज द अंटिल रेडी फॉर द ओव्यूलेशन। अब 14वां दिन जो ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं होनी है उस ओव्यूलेशन प्रक्रियाएं के लिए मैच्योर फॉलिकल्स यानी कि ग्राफियन फॉलिकल्स रेडी हैं ओव्यूलेशन के लिए कि सेकेंडरी oocyte को मिड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे रिलीज कर देना है। एंड अब बात करते हैं ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि 1 से लेकर के 14वां दिन तो फॉलिकुलर फेज थे, ये तो कहानी खत्म हो गई। रैप्चर्ड ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, अब 14 डेज पे क्या होना है, अब 14 डेज पे होना है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन होने के लिए जो हमारे पास में मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स थे, अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या चीज रिलीज कर जाएगा, तो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज कर जाएंगे। याद रखना है, ये सेकेंडरी oocyte अब रिलीज कर जाएंगे। तो रैप्चर्ड ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी इन द ओवरी यूजुअली अकर 1 day 40 in 28 days ऑफ द साइकिल। अगर 28 रोज के साइकिल हैं तो 14वां दिन में ओव्यूलेशन होना है, और इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स को आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से एक जो है ना वो रिलीज कर चुके हैं। याद रखना है, एक जो है वो मेल के स्पर्म के कंपैरिजन में बहुत बड़े सेल हैं, दोनों माइक्रोस्कोपिक हैं। ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर ग्राफियन फॉलिकल्स को आप देखेंगे तो आपको ग्राफियन फॉलिकल्स बड़े हुए नजर आएंगे, बट सेकेंडरी oocyte आपको नजर नहीं आएगी। इस बात को याद रखिएगा। एंड द सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ जोना पेलुसिडा। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज कर जाएंगे तो उसके ऊपर में एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा, और उस प्रोटेक्टिव लेयर को बोलेंगे जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ट्यूमुलस उफुलस भी होते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल्स जैसे ही रैप्चर्ड हुए मिड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, तो उस ग्राफियन फॉलिकल से जो सेकेंडरी oocyte रिलीज किया है उस सेकेंडरी oocyte के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जिस प्रोटेक्टिव लेयर को जोना पेलुसिडा बोल रहे हैं। साथ ही कोरोना रेडिएटा भी है, और यही जोना पेलुसिडा इंश्योर करेगा कि इम्प्लांटेशन कहां होना है। अगर इंडोमेट्रियम के साथ में ये इम्प्लांट करेंगे तो जोना पेलुसिडा का लेयर हट जाएगा। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी केस आ जाता है, कभी कभी ओवेरियन प्रेगनेंसी के भी केस आ जाते हैं, बताएंगे आपको। जस्ट रहिए मेरे साथ, बने रहिए अंतिम तक। ओव्यूलेशन अकर द 40 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन तो 40 डेज पे होना ही है, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होना है, फिर 1 तारीख को होना है। मान लेते हैं कि अप्रैल मंथ में किसी फीमेल का 28 रोज के मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुए, तो अब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगी, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कब होगी, 1 मई को होगी। सिंपल सी बात। चल, एंड राइजिंग ईस्ट्रोजन लेवल ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज द ट्रिगर द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ल्यूटिजिंग हार्मोन्स LH। अब ध्यान से समझिए मेरी बात को। अब क्या हो रही है, अब हो रही है कि जब ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं हो गई है तो LH इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब LH अगर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो LH का लेवल ग्राफ में क्या होगा, अप होगा। FSH डाउन चला गया, ईस्ट्रोजन डाउन है, अब कौन ऊपर है, LH ऊपर है। अगर LH ऊपर होगी तो ओव्यूलेशन होगी, और LH ऊपर होने के कारण ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। अब जैसे ही ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं संपन्न होगी तो द लेवल ऑफ LH विल बी द अप,
तो लेवल तो अप है LH का, और LH के बढ़े हुए लेवल को LH सर्ज बोलते हैं, और LH सर्ज एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, एंड विच विल द इनेबल द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है LH, एंड LH इज द ओव्यूलेशन कॉजिंग हॉर्मोन्स बोथ ओवरी जनरली द अल्टरनेट इन प्रोसेस। हो सकते हैं कि इस मंथ अप्रैल के मंथ में राइट वाले ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज किए, तो हो सकते हैं कि मई के मंथ में लेफ्ट वाले ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज कर सकते हैं, बट द समटाइम्स द सेम ओवरी द कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग द ओवा द मेनी मंथ। और ऐसे भी तो हो सकते हैं कि अप्रैल मंथ में अगर राइट वाले किए तो मई में भी राइट वाले कर दिए, जून में भी राइट वाले कर दिए, इसलिए लिखे हैं कि ओवरी कंटिन्यूस प्रोड्यूसिंग द ओवा फ्रॉम द मेनी मंथ्स। कंप्लीट। अगर इंटरेस्टेड लग रही है वीडियो, आपको समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब ओव्यूलेशन कैलकुलेशन क्या होता है, तो हम आपको एक किट बताए थे जिस किट्स को बोलते हैं OPKS, ऑप्स बोलते हैं, ओव्यूलेशन प्रिडिक्टिंग किट्स, जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है। इस किट से आप LH के लेवल को चेक कर सकते हैं। याद रखना, अगर LH का लेवल इस किट में आपको ऊपर मिलता है, इसका मतलब है कि उस फीमेल में ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं हो चुकी है। और एक जनरल बात हम आपको बताते हैं कि अगर किसी फीमेल में ओव्यूलेशन का डेट जानना है तो डे 1 से उस फीमेल के बॉडी टेम्परेचर को आप क्या करिए, लिखना स्टार्ट करिए। जब उसके बॉडी टेम्परेचर को आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 रोज के होंगे तो 13 दिन या 14वां दिन में उसके जो टेम्परेचर होंगे वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से आपको हाई टेम्परेचर मिलेंगे। तो आप समझ लेंगे कि इस डेट में ओव्यूलेशन हो चुके हैं। इफ द साइकिल इज द 40 डेज, अगर किसी फीमेल में 40 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल है, देन द डे ऑफ द ओव्यूलेशन विल द 40 माइनस 14 डेज द 26। अब ये अगर मान लेते हैं कि किसी फीमेल में 35 रोज के मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14 को आप घटा दीजिए, तो 21 रोज जो होंगे वो क्या होंगे, उसके 21वां रोज क्या होगा, उसका ओव्यूलेशन डेट होगा। सिंपल सी बात है। अगर किसी फीमेल में 28 रोज के मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 40 घटा दीजिए तो 40 डेज पे क्या होगा, उसका ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो हर फीमेल के अंदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग डेट में होते हैं और वेरी करते हैं। इसके पीछे का रीजन भी है, न्यूट्रिशनल भी बहुत बड़ा रीजन होता है, खान पान भी बहुत बड़ा रीजन होता है, मूड चेंजेस भी बहुत बड़ा चीज होता है, इमोशनल बहुत बड़ा चीज होता है, ये सब चीज भी होती है। अब यहाँ पे आपको ल्यूटियल फेज नजर आ रही है, फॉलिकुलर फेज नजर आ रही है और ओव्यूलेशन फेज नजर आ रही है। इनफर्टाइल्स टाइम हो गए, प्रॉब्ली इनफर्टाइल्स हो गए और फर्टाइल हो गए। तो एक फीमेल में जब सेकेंडरी oocyte रिलीज कर रहा है तो उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, यानी कि सुनिए मेरी बात को, अगर 40 डेज पे क्या हो रही है, ओव्यूलेशन हो रही है, तो 2 रोज पहले यानी कि 12 और 2 रोज बाद यानी कि 16, इतने टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब एक सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगी तो उसके लाइफ स्पेन 24 आवर्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि 40 डेज पे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज करे, हो सकता है कि एक दिन पहले भी कर जाए, हो सकता है कि एक दिन बाद भी कर जाए। तो हम लगभग 1 हफ्ते के ड्यूरेशन को क्या मान लेते हैं, फर्टाइल पीरियड मान लेते हैं। अगर उस बीच में इंटरकॉर्सेस को बैन किया जाए, अगर उस बीच में इंटरकॉर्सेस को प्रोटेक्ट किया जाए तो फर्टिलाइजेशन होने की चांस जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगी। और अगर इस बीच में इंटरकॉर्सेस को प्रोवाइडेड किए जाएं, अगर इस बीच में क्वाइटस जैसी परफॉर्मेंस को कंप्लीट किया जाए तो ये फाइनल होगी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रेगनेंसी मेंटेन हो सकती है। अब ल्यूटियल फेज की बात कर लेते हैं। तो फॉलिकुलर फेज खत्म हुई, 1 से 14 दिन के केस की सारी कहानियां मैंने आपको बता दिया। मिड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल 14वां दिन में क्या हुआ वो भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब 14वां दिन के बाद की कहानी को पढ़ रहे हैं जो कि ल्यूटियल फेज है। आफ्टर द फॉलिकल्स रिलीज इट्स एग, इट्स चेंज इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखिए, जो ग्राफियन फॉलिकल्स थे, ये ग्राफियन फॉलिकल्स जब सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर दिए तो सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने के बाद इस ग्राफियन फॉलिकल्स के बचे हुए जो सेल हैं, जो टेम्पररी सेल हैं, वो टेम्पररी सेल क्या बना देगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम
क्या देगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो अब बताइए कि जब ओव्यूलेशन हो गया एक फीमेल के केस में, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा या नहीं बनाएगा? ये चीज तो डिपेंड करना चाहिए। तो ये चीज किस पे डिपेंड करेगा? ये चीज डिपेंड करेगा फर्टिलाइजेशन पे। अगर फर्टिलाइजेशन हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करके कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाएंगे। एंड दिस स्ट्रक्चर द रिलीज द हार्मोन्स मेनली द प्रोजेस्टेरॉन एंड द सम एस्ट्रोजन। कुछ मात्रा में वो एस्ट्रोजन और ज्यादा मात्रा में वो प्रोजेस्टेरॉन बना रहे हैं। तो याद रखना है, द राइजेज इन द हार्मोन्स कीप इन योर यूट्रिन लाइनिंग द थिक एंड रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन एग टू इम्प्लांट। अब जब सेकेंडरी oocyte 40 डेज पे ओव्यूलेशन के टाइम पे बाहर हुई है, अगर उस बीच में इंटरकॉर्सेस हुई है तो स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte मीट कर गए, और मीट करने के बाद एक न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ और उस न्यू स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं जाइगोट। इसमें क्लीवेज डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, मोरूला बना, ब्लास्टुला बना, और फॉलोपियन ट्यूब के सीलिया के थ्रू वो क्या होने लगे? आगे बढ़ने लगे, और आगे बढ़ते बढ़ते इस्थमस को पार करने के बाद वो यूट्रस के अंदर में आ जाएंगे। यूट्रस का एनवायरनमेंट जो है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड है, और एंडोमेट्रियम के साथ में वो जाकर के चिपक जाएंगे, और इस प्रक्रियाओं को इम्प्लांटेशन बोलेंगे। अगर प्रेगनेंसी मेंटेन होगी तो, अगर प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हुई तो उस केस में क्या होगा? देन सेकेंडरी oocyte खत्म हो जाएंगे 24 घंटे के बाद, क्योंकि स्पर्म मिले नहीं, और उसके लाइफ कितने होते हैं? 24 आवर्स। तो ये कभी भी दिमाग में आप मत रखिएगा कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सेकेंडरी oocyte है वो उस म्यूकस फ्लूइड के थ्रू बाहर आते हैं या मेंसेस फ्लूइड के थ्रू बाहर आते नहीं, क्योंकि उसके लाइफ 24 आवर्स ही हैं। तो 24 आवर्स में वो ही खत्म हो जाएंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे। उसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे, उस बैक्टीरिया उस सेकेंडरी oocyte को खा जाएंगे। तो फिर 14 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी है, तो 14 दिन तक वो सेकेंडरी oocyte है ही नहीं, तो वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर में कैसे आएंगे? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। एंड इफ द सेकेंडरी oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हुए हैं तो द कॉर्पस ल्यूटियम इज द डिजेनरेट, और तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएंगे, और इसी हम अगर डिजेनरेट कर गए तो क्या बना देंगे? व्हाइट बॉडी बना देंगे, जैसे हम लोग कॉर्पस एल्बिकेंस बोल रहे हैं। एंड डिजेनरेट द कॉर्पस ल्यूटियम इज कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस एल्बिकेंस and decrease the progesterone hormones, estrogen hormones, LH hormones, FSH hormones, loss of negative feedback। यानी कि जितने भी हार्मोन्स उस मंथ के लिए प्रिपेयर्ड हुए थे वो सभी हार्मोन्स डिक्रीज चले जाएंगे, और फिर नेक्स्ट मंथ में यही कहानी होना है। अगर नेक्स्ट मंथ में फर्टिलाइजेशन होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर देंगे? प्रोजेस्टेरॉन बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर सेड आउट हो जाएगी यूट्रस की लाइनिंग। इसलिए हम आपको बोले थे कि यूट्रस के अंदर में बदलाव और फॉलोपियन ट्यूब के अंदर में बदलाव, ये दोनों बदलाव दिखते हैं एक फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इफ द सेकेंडरी oocyte इज फर्टिलाइज्ड द कॉर्पस ल्यूटियम द सेक्रेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन जो होंगे वो सफिशिएंट अमाउंट में बनाते रहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। कब तक बनाते रहेंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ दिस प्रेगनेंसी, मतलब पहले 3 माह तक जो है ना वो क्या बनाते रह जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन बनाते रह जाएगा। इसके बाद प्लासेंटा जो है ना वो कंप्लीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को बनाते रह जाएंगे। प्लासेंटा के अंदर में सिंसेसोट्रोफोब्लास्ट लेयर होते हैं, और सिंसेसोट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होते हैं ना वो एक हार्मोन्स देते हैं, जिस हार्मोन्स को एससीजी हार्मोन्स बोलते हैं। और ये एससीजी हार्मोन्स जो होते हैं ना प्रेगनेंसी टेस्टिंग हार्मोन्स होते हैं, प्रेगनेंसी टेस्टिंग हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन्स उस फीमेल के ब्लड में और यूरिन में मिलते हैं, अगर पॉजिटिव होते हैं तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव होगा, अगर नहीं मिलते हैं तो प्रेगनेंसी नेगेटिव हो जाएगी। इस बात को याद रखना है आपको। तो आज की क्लास फाइनली जो है हम लोग ओवेरियन फॉलिकल्स तक लिए हैं, जिसमें हम आपके साथ में कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी के अंदर में होने वाले बदलाव, मेनार्क क्या होते हैं, मोनोपोज क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, मोनोपोज की कंडीशन कब हो सकती है, मेनार्क की कंडीशन कब आ सकती है, इन तमाम टॉपिक पे आज हम आपके साथ में कंटिन्यू हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके लिंक को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के जो लिंक हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर में दिए हुए हैं, जहां पे हम आपको कंप्लीट यूट्यूब क्लासेस की जो पीडीएफ है ना वो प्रोवाइडेड करते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।